हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली दो वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 10 हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी में जो कांस्य युगीकरण शहरीकरण है, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति है जिसको अपन कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, उसके बारे में हमने शुरुआत कर दी थी और उसके बारे में हमने राइट दोस्तों। अब इसमें जो है वो अगला पॉइंट है नए लोगों का आगमन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। नए लोगों का आगमन से तात्पर्य है जो वैदिक संस्कृति है उसका आगमन, यानी जो आर्य लोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों से सिंधु घाटी में नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है। मतलब जब हड़प्पा संस्कृति जब खत्म होने लगी, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म होने लगी, जब उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता आने लगी और जब उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता भी खत्म होने लगी, उसके बाद जो हमें नए नए प्रकार के जो बर्तन मिलने लगे, जो नए नए प्रकार के जो उपकरण अपने को मिलने लगे, है ना, जो नए प्रकार के जो उपकरण अपने को मिलने लगे, उनसे हम ऐसा कह सकते हैं कि नए लोगों का जो है आगमन, कौन से लोग, नए लोगों का जो आगमन है उस सभ्यता में होने लगा। राइट। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में असुरक्षा और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मतलब मोहनजोदड़ो जो एक हड़प्पा कालीन स्थल है, वो हमने पढ़ा था कि 1900 ईस्वी में ही 1920 में ही खत्म हो गया था, यानी 1900 ईसा पूर्व में ही खत्म हो गया था। और हड़प्पा भी जो है 1900 ईसा पूर्व में लगभग पतन हो गया था इन दोनों का। तो जो मोहनजोदड़ो का जब पतन हुआ था, वहां पर हमें कुछ असुरक्षा और हिंसा के जो है, यानी जो मोहनजोदड़ो जो नगर है, उस मोहनजोदड़ो में हमें जो अंतिम समय है, जो मोहनजोदड़ो का जो पतन का समय है, उस समय के हमें हिंसा के और असुरक्षा के, हिंसा और असुरक्षा के जो प्रमाण है वो अपने को इन क्षेत्रों से, मोहनजोदड़ो के शहरों से मिलते हैं। जगह जगह गहनों के ढेर दफनाए गए, एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया है। मतलब यानी हिंसा और असुरक्षा के संकेत कैसे मिलते हैं? जगह जगह पर जो गहनों के ढेर मिले, गहने मतलब अब गहनों के ढेर कैसे मिलेंगे? अब जैसे यहाँ पर देखो कहा है कि जगह जगह पर गहनों के ढेर मिले। गहनों के ढेर मिलने का मतलब क्या है? गहनों के ढेर मिलने का मतलब है, हो सकता है कि इस मोहनजोदड़ो का जो अंत है वो किसी न किसी युद्ध से हुआ हो, तो बहुत सारे लोगों को दफनाया गया हो एक साथ, और उन बहुत सारे जो एक साथ लोगों को दफनाया गया, वहां पर जो बहुत सारे गहनों के ढेर मिले हो, है ना। एक जगह पर तो मानव की खोपड़ी भी मिली है, जैसा आपने पहले पढ़ा था कि यहाँ पर किसी युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं, यहाँ पर किसी हथियार के जो प्रमाण है वो कम मिले हैं, शेष कम मिले हैं। लेकिन अंत में जब मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो अंत हुआ था, मोहनजोदड़ो जो स्थल है उसका जब अंत हुआ था, वहाँ पर हमें एक खोपड़ी के जो है अवशेष भी अपने को मिले हैं। मतलब वहाँ पर एक खोपड़ी के अवशेष भी अपने को अंत में उस के पतन के आसपास जो है वो मिले हैं। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पर नए प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, खंजर, मूठ वाला चाकू और कपाट कटारी मिले। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है, यानी मोहनजोदड़ो का जो नगर है, उस समय जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है, वहाँ से जो औजार मिले, वहाँ से जो ये चाकू मिले, वहाँ से जो खंजर मिले, उनकी जो आकृति थी वो विकसित हड़प्पा सभ्यता में मिले औजारों से, मिले उपकरणों से जो थी वो अलग थी। मतलब जो औजार थे, जो उपकरण थे, उनकी आकृति भी धीरे धीरे क्या होने लगी, चेंज होने लगी, मतलब परिवर्तित होने लगी। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। राइट दोस्तों, यह किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है। मतलब ये है कि एक खोपड़ी का मिलना, इतने बड़े गहनों के ढेर मिलना, है ना, ये बर्तनों की आकृति में अचानक परिवर्तन आना, ये जो सारी चीजें हैं वो किसी न किसी भारी आक्रमण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? ये बताती है कि उस समय कोई ना कोई बाहरी घुसपैठ अवश्य हुई होगी, यानी कोई ना कोई लोग जो है उस समय बाहर से अवश्य आए होंगे, जो ऐसी नई नई चीज़ें जो है वो भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता में है ये लोग लेकर आए हैं। तो ऐसी नई नई चीज़ें अपने को उस समय देखने को मिलती है। राइट दोस्तों, नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पा से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए। मतलब हड़प्पा के शहरों में कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। उस कब्रिस्तान में पता है क्या मिला है? उस कब्रिस्तान में जो लोगों की जो हड्डियां मिली है ना, वो लोगों की हड्डियां
जो हड़प्पा संस्कृति में लोग पाए जाते थे उन हड्डियों की अपेक्षा विभिन्न है। विभिन्न कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा संस्कृति है, उस संस्कृति में जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ के जो लोगों की कद काठी जो हुआ करती थी वो अलग हुआ करती थी। और बाद में जो हड़प्पा संस्कृति में जो कब्रिस्तान मिला है, वहाँ पर जो अपने को जो मृतक के जो अवशेष मिले हैं, उन लोगों की जो कद काठी है वो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की कद काठी से अलग है। और इस अलग कद काठी के लोगों की हड्डियों का मिलना से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो जो है वो किसी न किसी बाहरी घुसपैठ को दर्शाते हैं। राइट दोस्तों, राइट दोस्तों। जहां नए प्रकार के बर्तनों को हाल के स्तरों में देखा गया है, यानी जो नए प्रकार के बर्तन है वो हाल ही में जो की गई खोजें हैं उससे प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले, मतलब ऐसे नए मिट्टी के बर्तन बलूचिस्तान में भी मिले। जो पाकिस्तान का दक्षिणी भाग है वहां पर भी नए प्रकार के बर्तन मिले, जो ये बताते हैं कि वो किसी न किसी रूप में बाहरी घुसपैठ जो है वहां पर उस समय में जो अंतिम काल था, जो पतन का काल था सिंधु घाटी सभ्यता का, उस समय वो बाहरी लोग जो है किसी न किसी रूप में आए होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा हम जो है वो अपना अनुमान लगा सकते हैं। बलूचिस्तान इंगित करता है कि ईसा पूर्व 1700 में घोड़े और बैक्टीरियन ऊंट यहाँ मौजूद थे। मतलब बलूचिस्तान में, कहाँ पर? बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का जो दक्षिणी हिस्सा है बलूचिस्तान, वहां पर जो हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल था लगभग 1700 बीसी, उस समय में अपने को घोड़े के अवशेष मिले हैं। जबकि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन 1700 ईस्वी के आसपास जब हड़प्पा सभ्यता का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का काल था, उसके आसपास इस घोड़े के जो है अवशेष है ना, और जो बैक्टीरियन ऊंट है, बैक्टीरियन ऊंट का मतलब है जो बैक्टीरिया के शहरों में पाया जाता है। जो यूरोप में जो पश्चिमी एशिया है, वहां पर एक शहर था उस समय बैक्टीरिया, क्या था? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया के जो ऊंट थे, है ना, जो बैक्टीरिया के ऊंट थे, वो उस टाइप के जो बैक्टीरिया के ऊंट और वहां के जो घोड़े थे, यूरोप के जो घोड़े थे, उस घोड़े के अवशेष जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के अंत के काल में, मतलब 1700 ईसा पूर्व में अपने को बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का जो दक्षिणी प्रांत है, जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल मौजूद था, वहां से अपने को मिले हैं। राइट दोस्तों। नए लोग ईरान और दक्षिणी मध्य एशिया से आए होंगे। अब ये जो नए लोग हैं वो कहां से आए होंगे? ईरान से आए होंगे। और कहां से आए होंगे? दक्षिणी मध्य जो एशिया है, दक्षिणी मध्य एशिया जो है वहां से आए होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए जिसे पंजाब और सिंध में हड़प्पा की पूरी बसावट पर फैल जाएं। मतलब ये जो लोग हैं वो इतनी मात्रा में नहीं आए कि वो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में फैल जाएं। वो इतने लोग नहीं थे कि वो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को रिप्लेस कर दे। क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। वो कम मात्रा में जो है भारत की तरफ आए। कहाँ से लोग आए? ईरान और मध्य एशिया से लोग भारत की जो हड़प्पा संस्कृति थी उस समय वो यहाँ पर आए। राइट। यद्यपि ऋग्वेदिक लोग बड़े पैमाने पर 7 नदियों के क्षेत्र में बस गए थे जहाँ कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। इससे जस्ट जो हड़प्पा संस्कृति के बाद वाली अपन सभ्यता पढ़ते हैं वो वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वैदिक सभ्यता, जिसका काल माना जाता है, क्या माना जाता है? जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक जो है वो वैदिक ईसा का काल, जो वैदिक सभ्यता है उसका काल माना जाता है। उस वैदिक सभ्यता में भी जो 600 से लेकर जो 1500 ईसी से बीसी से लेकर जो 600 बीसी तक फैली हुई वैदिक सभ्यता थी, उसको भी 2 भागों में बांटते हैं। ये मैंने तुमको पहले भी बताया था। एक थी ऋग्वेदिक सभ्यता जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक जिसका काल माना जाता है, और एक थी उत्तर वैदिक सभ्यता, और इस उत्तर वैदिक सभ्यता जो है उसका काल माना जाता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो ये जो 2 काल है वो माने जाते हैं। तो वही कहना चाहता है कि जो ऋग्वेदिक सभ्यता के लोग थे, यानी इस सभ्यता के लोग जो थे वो बड़े पैमाने पर 7 नदियों को क्षेत्र में बस गए जहाँ कभी हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी। मतलब उसके जस्ट बाद जो ऋग्वेदिक लोग थे वो जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जो प्राचीन नगर थे वहाँ पर क्या लगने लगे? बसने लगे। मतलब इन ऋग्वेदिक काल के जो लोग हैं उन्होंने
रिप्लेस कर दिया किसको? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, राइट। हमारे पास विकसित हड़प्पा सभ्यता और इंडो आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव का पुरातात्विक सबूत नहीं है। यानी हमारे पास ऐसे सबूत नहीं है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, मतलब ये जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के लोग और जो ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग थे, उन दोनों के लोगों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था, इस बात के अपने पास प्रमाण जो है वो नहीं है। मतलब हमारे पास ये प्रमाण नहीं है कि जो ऋग्वैदिक जो लोग थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के साथ युद्ध किया, उन्हें हराया और उनको जो है बाहर खदेड़ दिया या फिर उनको मार दिया और उनके स्थान पर वो जो ऋग्वैदिक सभ्यता के लोग थे वो रहने लगे। इस बात के अपने पास प्रमाण नहीं है, राइट। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी आई? वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता में कौन सी? ऋग्वैदिक। तो ऋग्वैदिक लोगों ने तो उनको रिप्लेस किया हड़प्पा के लोगों को, लेकिन कैसे रिप्लेस किया? क्या युद्ध से रिप्लेस किया? यानी इसके प्रमाण अपने पास नहीं है, राइट। संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस उपमहाद्वीप के उस दौर में प्रवेश किया जिसे उत्तर शहरी हड़प्पा कहा जाता है, जो कि 1500 से लेकर 1200 तक है। मतलब सिंपल सा कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल क्या था? उत्तर हड़प्पा सभ्यता, अभी बताई थी मैंने। हड़प्पा सभ्यता का अंतिम काल क्या था? उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ये कह रहे हैं कि जो वैदिक सभ्यता के, जो ऋग्वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे, यानी वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे, वो कब आए थे? जब उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल था, उसी समय पर जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे उन्होंने भारत के जो हड़प्पा कालीन स्थल है, जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, वहां पर उन्होंने प्रवेश किया, राइट। यानी कि जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो उत्तर वे हड़प्पा कालीन सभ्यता के दौरान भारत में प्रवेश करते हैं। और ये ऋग्वैदिक सभ्यता वाले लोग कौन थे? आर्य थे। क्या थे? आर्य कहते हैं इन्हें। क्या कहते थे? आर्य कहते थे इन्हें। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि आर्य जो थे वो विदेशी थे, है ना। तो आर्य विदेशी थे क्योंकि वो विदेशों से आए थे भारत के हड़प्पा कालीन स्थल पर, उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया, राइट। सिंपल सी चीज है कि नए लोगों का आगमन का मतलब है जो हड़प्पा कालीन स्थल है उनका तो पतन, और नए लोगों का आगमन मतलब जो ऋग्वैदिक सभ्यता उनका उदय। मतलब वैदिक सभ्यता का उदय मतलब नए लोगों का उदय। और वो नए लोग कौन थे? वो आर्य थे। और वो कहाँ से आए थे? वो ईरान से आए थे, है ना। जो मध्य एशिया जो है वहां से आए थे, ऐसा जो है वो स्रोत बताते हैं। क्यों पता चलता है अपने को नए लोग आए थे? नए नए बर्तन मिले। जैसे बर्तन हड़प्पा कालीन स्थल में थे वैसे बर्तन नहीं है, उसे नए बर्तन अब मिलने लगे। तो ये जो चीजें वो इंगित करती है कि नए लोगों का जो है वो आगमन होने लगा था, राइट। एक और पॉइंट है, 23वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 23 है। वो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 23 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 23 कहता है उत्पत्ति और समस्या। उत्पत्ति और समस्या। उत्पत्ति और समस्या। इसमें क्या बताया गया है? देखो दोस्त, ईसा पूर्व 4000 के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियों का विकास हुआ। मतलब ये बता रहे हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, और उसकी समस्या क्या थी, है ना। तो लगभग 4000 ईसा पूर्व। मैंने अभी क्या बताया आपको? हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है? 2000 बीसी से लेकर 1700 बीसी, यही तो है हड़प्पा सभ्यता का काल। तो ये कह रहे हैं कि उससे भी पहले, मतलब हड़प्पा से भी पहले, लगभग कब? 4000 बीसी तक। यानी 4000 बीसी में जो है वो पाकिस्तान में जो चोलिस्तान वाला इलाका है, जो चोलिस्तान वाला जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पर जो हकरा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? हकरा क्षेत्र। उस क्षेत्र के जो हकरा क्षेत्र है उसके पूर्व में हड़प्पा बस्तियां जो है वो धीरे धीरे विकसित होनी शुरू हुई। मतलब पाकिस्तान में जो चोलिस्तानी रेगिस्तानी इलाका है उसका जो हकरा क्षेत्र है, वहां पर जो पूर्व में है ना, जो वहां पर हकरा क्षेत्र है, ये जो हकरा क्षेत्र है, यानी ये है पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान में है चोलिस्तान, पाकिस्तान में है चोलिस्तान, उस चोलिस्तान में है एक स्थान हकरा क्षेत्र, है ना, हकरा क्षेत्र। उस हकरा क्षेत्र में स्टार्ट हुई पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। कौन सी? पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। पूर्व हड़प्पा कालीन मतलब अभी बताया था मैंने 2700 से लेकर 2500 बीसी तक। तो 2700 से लेकर 2500 बीसी तक जो है वो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास हकरा क्षेत्र में चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में स्थित है वहां पर हुआ, ऐसा बताया गया। हालांकि ईसा पूर्व 7000 के आसपास कृषि बस्तियां पहले बलूचिस्तान के पूर्वी किनारे पर सिंधु मैदानों की सीमा पर नवपाषाण युग में चीनी मिट्टी के दौरान से पहले बसी। मतलब जब नवपाषाण युग खत्म हुआ, ताम्रपाषाण युग, यानी जब नवपाषाण युग खत्म हुआ,
जब नवपाषाण युग खत्म हुआ या फिर नवपाषाण युग जब अंत हुआ, उस समय में जो है ये बस्तियां जो है वो पाकिस्तान यानी भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो बसनी शुरू हो गई थी। सिंधु का जो मैदान है उस नदियों के आसपास जो है वो नवपाषाण काल की जो दौरान जो अंत के काल के समय नई नई बस्तियां जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बसना स्टार्ट हो गई थी। तब से लोग बकरियां, भेड़ तथा अन्य पशु पालते थे। उस समय भी पशुपालन यानी धीरे धीरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एकदम से तो बनी नहीं, वो धीरे धीरे एक बनी होगी। तो वो कैसे धीरे धीरे बनी वो इसको यहाँ पर बताया गया है। कैसे धीरे धीरे बनी कि ये जो उत्पत्ति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो बस्तियों की उत्पत्ति है, वो पहले जो नवपाषाण काल था, जो नवपाषाण काल था उस समय में, जो ताम्रपाषाण या काल था उस समय में ही स्टार्ट हो गई थी। लेकिन जो शुरू में जो बस्तियाँ बसी थी वो इतनी शहरी नहीं थी, वो क्या थी, ग्रामीण थी। क्या थी वो, ग्रामीण थी। धीरे धीरे वो क्या बनेगी, शहरी रूप में विकसित होगी, है ना। तो वो पशुपालन भी करते थे, है ना, तो वो पशुपालन भी उस समय होता था। उन्होंने जौ तथा गेहूं का भी उत्पादन किया। वो सब चीज़ें जो जौ भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, है ना। धनार्जन यानी जो धन है यानी पैसा इकट्ठा करने के कई तरीकों, इन तरीकों का विस्तार ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी में हुआ था, जब भंडारण की स्थापना हुई थी, है ना। उस समय लोग भंडारण भी करते थे, जो अन्न उपजाते थे उस अनाज का वो भंडारण भी करते थे। ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं सहस्त्राब्दी में मिट्टी की ईंटों का उपयोग शुरू हो गया था। मतलब 5,000 ईसा पूर्व में और 4,000 ईसा पूर्व में जो है वो मिट्टी की ईंटों का जो है वो भी उपयोग उन्होंने शुरू कर दिया था उन बस्तियों के लोगों ने, है ना। चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की महिला मूर्तियां भी बनने लगी थी। मतलब चित्रित मिट्टी के जो बर्तन है वो भी उन्होंने लोगों ने बनाना शुरू कर दिया उन बस्तियों के लोगों ने, है ना। टेराकोटा की जो मूर्तियां होती थी वो भी उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, है ना। टेराकोटा की जो मूर्तियां होती थी उस मूर्तियों का निर्माण भी उस समय में लोगों ने जो है उन बस्तियों के लोगों ने जो शुरू कर दिया था। जब हड़प्पा सभ्यता स्थित नहीं हुई थी ना, उससे भी पहले, यानी धीरे धीरे अब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होगी। वो उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बता रहे हैं यहाँ पर। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहर के रूप में सुनियोजित सड़क और सुव्यवस्थित घरों के साथ रहमान देरी नामक जगह विकसित हो गई थी। मतलब धीरे धीरे बलूचिस्तान में लोगों ने सुनियोजित सड़कें बनाना शुरू कर दिया, है ना, और धीरे धीरे व्यवस्थित घरों का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया, है ना। तो अपन ने जो पढ़ते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हड़प्पा संस्कृति है, वहाँ पर अपने को इतना बड़ा शहर, इतना अच्छा शहरीकरण जी की जो प्लान्ड शहर जो यानी सुनियोजित शहर मिलते हैं वो कोई एक दिन में थोड़ी ना बने, है ना। जो सुनियोजित शहर अपने को मिलते हैं, जो सुनियोजित शहर अपने को मिलते हैं, क्या वो एक दिन में थोड़ी ना बने, वो धीरे धीरे विकसित हुए हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे विकसित कैसे हुए हैं तो वो यहाँ पर बताया गया है ना। धीरे धीरे उन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उन्होंने जो है व्यवस्थित घर में रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक स्थान का नाम भी दिया है, रहमान धेरी। कौन सा, रहमान धेरी नामक स्थान है, उस स्थान का नाम भी उन्होंने बताया है, राइट। तो कैसे जो है वो आज की जो हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष अपने को मिले हैं वो कैसे विकसित हुए हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, वो अपने को थोड़ा बहुत समझाया गया है, राइट। यह स्थल पश्चिमी में हड़प्पा के लगभग समानांतर स्थित था। कौन सा, रहमान धेरी नामक स्थान, मतलब जो हड़प्पा संस्कृति जो विकसित हुई उसके लगभग पास में स्थित था। यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। मतलब आप इसमें चीज देखोगे, जो पाकिस्तानी क्षेत्र है, ये अपना भारत, ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के अगर इधर जाएंगे तो ये पाकिस्तान, इस पाकिस्तान के इधर जाएंगे तो ये नीचे ही नीचे है बलूचिस्तान। क्या है, बलूचिस्तान। इस बलूचिस्तान में ही सबसे पहले जो है हड़प्पा कालीन स्थल, चाहे वो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल हो, चाहे वो विकसित हड़प्पा कालीन स्थल हो, जो ये शुरुआत है वो इस बलूचिस्तान से ही हुई है ना। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। यानी कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हड़प्पा कालीन संस्कृति की उत्पत्ति है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इसलिए हुई क्योंकि वहाँ की जो प्रकृति थी, वहाँ का जो पर्यावरण था वो एक जो श्रेष्ठ अवस्था में मौजूद था, मतलब जो एक अच्छी अवस्था में मौजूद था। इसीलिए जो हड़प्पा कालीन संस्कृति है वो यहाँ पर विकसित हुई। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र का वातावरण अनुकूल नहीं है। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र का वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में यह शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी स्थितियां प्रभावशाली नहीं थी। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी भाग जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो आज भले ही इतने
खेती करने के लिए या फिर शिल्प के लिए इतने अच्छे अवस्था में मौजूद नहीं हो, मतलब इतने उन्नत नहीं हो, लेकिन जो प्राचीन काल में लगभग 2700 ईसा पूर्व के भी पहले, लगभग 2700 ईसा पूर्व के भी पहले जो है, जो ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वो इतना विकसित था कि वहाँ पर एक नई सभ्यता बस गई। समझ रहे हो? मतलब यूँ है कि आज जो भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र आपको क्या मिलेगा? थार का रेगिस्तान मिलेगा, है ना, पाकिस्तान का रेगिस्तानी इलाका मिलेगा, है ना, ऐसे क्षेत्र मिलेंगे। यानी आज अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपन सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पर किसी समय में प्राचीन सभ्यता रही होगी। लेकिन पहले का जो क्षेत्र है, जो उत्तर पश्चिमी भाग वाला जो भारत है, वो पहले जो इतना शुष्क नहीं था, वो इतना उपजाऊ था, वहाँ पर इतनी नदियाँ थी जो वहाँ पर एक सभ्यता उत्पन्न करने के लिए एक श्रेष्ठ स्थिति जो थी वहाँ पर मौजूद थी। राइट। ईसा पूर्व 3000 से लेकर 2000 में भारी बारिश और सिंधु व इसकी सहायक नदियाँ सरस्वती, जो कि सिंधु की सूखी नदी हकरा नदी में लगभग समान है, में सघन जल का प्रवाह इसके प्रमाण है। मतलब अपने को कैसे पता चलता है कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग प्राचीन समय में इतना फला फूला था? क्योंकि अपने को सिंधु नदी के, सरस्वती नदी के, जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके प्रमाण मिले हैं कि वो नदियां जो है उनमें हर साल बाढ़ आती थी। और बाढ़ कब आएगी? जब वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होगा। तो ये जो प्रमाण है अपने को मिले हैं, और ये प्रमाण अपने को बताते हैं कि आज के भारत के उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र भले ही अनुपजाऊ क्षेत्र हो, लेकिन उस समय में आज से लगभग 3 से 40 हजार ईसा पूर्व, 3000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व जो है वो इतने अनुपजाऊ नहीं थे। वो क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही श्रेष्ठ क्षेत्र थे, जहाँ पर अच्छे से व्यापार और शहरीकरण जो है और जो कृषि है और पशुपालन जो है वो किया जा सकता था। राइट। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है, लेकिन हड़प्पन नदी हकरा में पानी के प्रवाह का आना यमुना और सतलज के बदौलत था। यानी ये जो नदियां हैं वो इसमें सिंधु नदी में मिलती थी, इसीलिए जो सरस्वती नदी थी वो भी सिंधु नदी संस्कृति जो थी उसमें महत्वपूर्ण थी, और वो सरस्वती संस्कृति भी इसे कभी कभी कहा जाता है। हिमालय में टेक्टोनिक्स विकास के कारण ये दोनों नदियाँ कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हो गई। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है वो नदियों के प्रवाह की जो दिशा है उसमें परिवर्तन के कारण हुआ है। जो यमुना नदी, जो सतलज नदी जो पहले सिंधु नदी में मिला करती थी, है ना, जो सरस्वती में नदी में मिला करती थी, वो हिमालय में जो टेक्टोनिक्स प्लेट है उनमें बदलाव के कारण जो ये नदियाँ जो पहले पश्चिम की दिशा की ओर बहती थी वो उत्तर दिशा में गंगा नदी के जो बहाव है उसमें मिलने लगी, और जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो हड़प्पा क्षेत्र वाला भाग है, वो धीरे धीरे सूखने लगा, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पतन की तरफ आगे बढ़ी। राइट। तो ये किसके कारण हुआ? टेक्टोनिक्स के कारण। अब टेक्टोनिक्स क्या है उसके बारे में आपको भूगोल में समझाया जाएगा। टेक्टोनिक्स मतलब अपनी जो पृथ्वी है उसकी जो सारी, जो ऊपर जितने भी महासागर महाद्वीप है, वो नीचे जो परतें हैं उन पर टिके हुए हैं। ये जो परतें हैं वो क्या होती है? आपस में हिलती रहती है। तो इन परतों के हिलाव यानी हिलने के कारण क्या होता है? जो हिमालय की जो संरचना है, जो पृथ्वी के जो भूपटल की संरचना है, वो क्या होती है? चेंज होती है। उस चेंज होने के कारण क्या होता है? नदियों का जो बहाव होता है, जो उसकी दिशा होती है, वो क्या होती जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसमें भूगोल में अच्छा समझाया गया है ना। इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, लेकिन अकेले सरस्वती को नहीं। मतलब ये कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो उस सिंधु घाटी सभ्यता के जो इतने बड़े फल फूलने में, यानी इतने अच्छी अवस्था में फलने फूलने में, सिंधु घाटी सभ्यता के इतनी अच्छी अवस्था में विकसित होने में न केवल सिंधु नदी का, न केवल यमुना नदी का, यानी न केवल सिंधु नदी का और न केवल सरस्वती नदी का योगदान है। यानी केवल इन दोनों नदियों का ही योगदान नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता को फलने फूलने में। इसमें यमुना नदी का और जो सतलज नदी है, इसमें यमुना नदी का और जो सतलज नदी है उसका भी उतना ही योगदान है सिंधु घाटी सभ्यता के फलने फूलने में। हाँ, ये बली अपने को पता चलता है कि जो यमुना नदी और सतलज नदी का जो बहाव है वो आने वाले समय में क्या होगा? उसकी जो दिशा है वो आने वाले समय में क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वो चेंज क्यों होगी? टेक्टोनिक्स के कारण होगी। जो टेक्टोनिक्स प्लेट है जो पृथ्वी के अंदर, वो चेंज होगी, और उसके कारण से जो यमुना नदी और सतलज नदी जो पहले सिंधु नदी और सरस्वती नदी में मिलती थी, वो क्या होगी? गंगा नदी में मिलने लग जाएगी। और जो सिंधु घाटी से जो सभ्यता वाला क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा?
सूखा बनने लगेगा, यानी सूखे में बदलने लगेगा, और सिंधु घाटी सभ्यता जो वो धीरे धीरे पतन की तरफ चली जाएगी। समझे दोस्तों? इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब हमें ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में बारिश होती थी, यानी अच्छी खासी मात्रा में वर्षा होती थी। समझे? देखो सिंपल सा चीज़ है, इसमें यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो उसकी उत्पत्ति और क्या समस्या थी। उत्पत्ति मतलब जैसे आप मैं बताऊं, अपन क्या देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी विकसित नगर देखते हैं, विकसित नगर देखते हैं, विकसित शहरीकरण देखते हैं, अच्छी नालियाँ देखते हैं, अन्न भंडार देखते हैं, है ना? तो तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ें एक दिन में विकसित हो गई होगी? इसके लिए तो अपन अपनी समझ से, अपनी जो बुद्धि है उससे भी अगर मैं इसका आंसर देना चाहूँ तो मैं साफ कह सकता हूँ कि ये चीज़ें एक दिन में विकसित नहीं होगी। इसके लिए तो शायद हो सकता है, मेरे अपने दिमाग से बताऊँ तो इसके लिए लगभग हजारों साल लगे होंगे। हजारों साल तो इसमें लगे ही होंगे कि इतने अच्छे शहर, इतने अच्छे नगर, इतने अच्छा शहरीकरण, इतना अच्छा नालियाँ, इतना अच्छा व्यापार, ये तभी होगा जब हजारों साल लगे होंगे। बस वही बता रहा है कि जो विकसित हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो कैसे विकसित हुई। वो 4000 ईसा पूर्व में ही जो है वो नई नई बस्तियां जो है वो बसने लगी, धीरे धीरे वो बस्तियां बसने लगी, वो धीरे धीरे बस्तियों का विकास हुआ, और कई हजारों साल बाद वो जो है विकसित हड़प्पा सभ्यता में बनी, है ना? अब इसमें यह भी बताया गया है जी, अपने भारत में जो यमुना नदी है, पहले यमुना नदी क्या मिलती थी? सिंधु नदी मिलती थी, सरस्वती नदी मिलती थी, और सतलज नदी भी उसमें मिलती थी। लेकिन बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्या हुआ, यमुना नदी का बहाव किधर हो गया? गंगा नदी में हो गया, है ना? तो इस गंगा नदी का बहाव, यमुना नदी का बहाव, इस यमुना नदी का बहाव गंगा नदी में होने से क्या हुआ, यहाँ पर जल की मात्रा कम हो गई, सरस्वती नदी सूख गई, इसके कारण जो है इसका पतन हो गया। ये बात यहाँ पर बताई गई है, सिंपल सी चीज़ है, राइट? केवल इनको समझना है, याद नहीं करना है ना? एक और पॉइंट है इसका अगला वाला, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? क्या है, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? एक और पॉइंट क्या है, 24वां क्वेश्चन नंबर, यानी पॉइंट नंबर 24 है कि क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? इसके बारे में बताया, राइट? क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेदिक कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हड़प्पा संस्कृति जो थी ना वो ऋग्वेदिक संस्कृति थी। और ऋग्वेदिक संस्कृति मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हड़प्पा संस्कृति खत्म होगी 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वेदिक संस्कृति चालू हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं ऋग्वेदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति का एक भाग है ऋग्वेदिक संस्कृति। तो इसका काल क्या माना जाता है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो वैदिक संस्कृति है। तो लेकिन इसकी प्रमुख विशेषता ऋग्वेद में नहीं है। मतलब कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वेदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो ऋग्वेद में नहीं है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो ऋग्वेद में नहीं लिखी गई है, यानी, है ना? जो ऋग्वेद है, जो अपना वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें सबसे पहला वाला जो वेद है ऋग्वेद, उसमें जो है ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में लिखा गया है। लेकिन ऋग्वेद में वो विशेषताएं नहीं लिखी गई है जो हड़प्पा सभ्यता में उस समय में मौजूद थी। क्योंकि अगर हड़प्पा सभ्यता ऋग्वेदिक सभ्यता होती, है ना, अगर मान लो हड़प्पा सभ्यता ऋग्वेदिक सभ्यता होती तो ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखी जाती, लेकिन लिखी हुई नहीं है। इसका मतलब ये ऋग्वेदिक सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, राइट? नियोजित कस्बों मतलब प्लान जो शहर है, शिल्प, वाणिज्य यानी व्यापार, बड़ी ईंटों से बने बड़े बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषता है। मतलब हड़प्पा काल की क्या विशेषता है जो हमने पहले पढ़ी थी, उनके जो बड़े बड़े कस्बे हैं, शिल्प, व्यापार, है ना, ये बड़ी बड़ी ईंटों से बने हुए घर, बड़े बड़ी मंजिलें, किले, ये सब क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। मतलब ऐसी, लेकिन ऐसी विशेषता तो ऋग्वेद में लिखी हुई नहीं है ना? अगर लिखी होती ऐसी विशेषताएं तो इसका मतलब हम मानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो ऋग्वेदिक संस्कृति थी। ऋग्वेद में तो लिखा गया है कि भाई वैदिक संस्कृति जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। ऋग्वेद में लिखा गया है कि जो ऋग्वेद के समय में जो वैदिक संस्कृति थी वो तो ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन अपन ने तो पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता तो ग्रामीण संस्कृति थी नहीं, वो तो शहरी संस्कृति थी। यानी शहरी संस्कृति के बारे में तो ऋग्वेद में लिखा ही नहीं है। मतलब हड़प्पा संस्कृति जो थी वो ऋग्वेदिक काल की संस्कृति नहीं थी, यानी वो ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब जो बड़े बड़े वाणिज्य कस्बों, बड़ी बड़ी ईंटों के बड़े बड़े ढांचे जो है इनका जो, यानी
ऋग्वेद में आप पढ़ोगे ना तो व्यापार का उल्लेख नहीं है वहाँ पर। वहाँ बड़ी बड़ी ईंटों से बने हुए यानी बड़े बड़े मकान किलों का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर व्यापार का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर बड़े बड़े शहरों का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद में है पशुपालन का उल्लेख है। ऋग्वेद में ग्रामीण संस्कृति का उल्लेख है ना, इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। मतलब ऋग्वेद जो है वो हड़प्पा संस्कृति नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी। राइट। आगे इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। मतलब जो अपन पढ़ेंगे ना आगे, जो ऋग्वेदिक संस्कृति, जो वैदिक संस्कृति का एक पार्ट है ऋग्वेदिक संस्कृति, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो ऋग्वेदिक संस्कृति के लोग थे वो पशुपालन करते थे, है ना। जबकि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके ज़्यादातर लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। हड़प्पा संस्कृति में हमने पढ़ा कि लोग जो थे वो क्या करते थे? पक्की ईंटों के घर बनाते थे। लेकिन अपन ऋग्वेदिक संस्कृति में पढ़ेंगे कि वो लोग जो हैं वो कच्ची ईंटों के मकानों में रहते थे, है ना। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? तो हमें ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं कि नहीं थी। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में ही रहते थे। मतलब जो शुरुआती यानी वैदिक लोग, शुरुआती वैदिक लोग मतलब 1500 से लेकर जो 1000 ईसा पूर्व तक जो ऋग्वेदिक सभ्यता थी, उसमें जो आर्य लोग आए थे उन्होंने लगभग जो हड़प्पा संस्कृति का जो क्षेत्र था उसके सभी क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन शुरू में वो कहाँ रहते थे? जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र था वहीं पर वो रहते थे। और किस रूप में रहते थे? ग्रामीण संस्कृति के रूप में या ग्रामीण के रूप में रहते थे। राइट दोस्तों, अफगानिस्तान में रहते थे। कहाँ रहते थे? अफगानिस्तान में। विकसित शहरी चरण ईसा पूर्व 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन ऋग्वेदिक 1500 से लेकर के आसपास स्थित थे। अभी बताया था मैंने, ऋग्वेदिक संस्कृति कब शुरू होती है? 1500 से। और हड़प्पा संस्कृति कब खत्म होती है? विकसित हड़प्पा संस्कृति 1900 के आसपास वो खत्म होती है। राइट। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे। मतलब हड़प्पा के लोग और जो वैदिक लोग हैं वो पौधों और जानवरों से बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में, यानी अनभिज्ञ मतलब दोनों समान नहीं थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है। मैंने अभी क्या बताया था कि हड़प्पावासी के लोग जो थे वो गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, चावल का उत्पादन करते थे। जबकि ऋग्वेदिक में क्या बताया गया कि वो जो लोग हैं वो केवल और केवल जौ को जानते थे, केवल और केवल जौ से परिचित थे। लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूं, सेसामम और मटर से परिचित थे। मतलब यानी ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक संस्कृति थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है कि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ऋग्वेदिक संस्कृति में जो लोग थे वो केवल और केवल जौ से परिचित थे, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में जो लोग थे वो गेहूं से, जौ से, मटर से, है ना, इन सब से परिचित थे। राइट। आरंभिक वैदिक लोग गेंडों से अपरिचित थे। यानी कि जो वैदिक लोग थे वो गेंडे को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे? गेंडे को। यानी जो आरंभिक लोग थे वो गेंडों को नहीं जानते थे। जबकि अपन ने पढ़ा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग तो गेंडों को जानते थे, उसके तो चित्र भी मिले अपने को। लेकिन वैदिक लोग तो गेंडों को जानते ही नहीं थे, जबकि हड़प्पन के लोग गेंडों से परिचित थे। तो ये एक और प्रमाण है कि वो हड़प्पा संस्कृति जो थी वो ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी। बाघ के संदर्भ में भी ऐसा था। ऋग्वेदिक संस्कृति के लोग बाघ को नहीं जानते थे। किसको नहीं जानते थे? बाघ को नहीं जानते थे। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोग बाघ को जानते थे। तो इसके ये भी एक प्रमाण है कि हड़प्पा संस्कृति जो थी ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी। वैदिक प्रमुख अश्वग्राही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया है। लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शायद ही घोड़े से परिचित थे। अब एक और घोड़े का एग्जाम्पल दिया है। अब ऋग्वेदिक लोग जो थे वो घोड़े को जानते थे, लेकिन हड़प्पावासी लोग जो थे वो घोड़े को नहीं जानते थे। तो ये भी एक प्रमाण है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी वो ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी, है ना। जो ऋग्वेदिक संस्कृति में जो ऋग्वेद है उसमें 215 बार, कितनी बार? 215 बार इस घोड़े का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब ये बताते हैं कि ऋग्वेद में लोग घोड़े को जानते थे, जबकि अपने को हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अवशेष ही नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। तो ये एक और प्रमाण है कि भाई हड़प्पा संस्कृति जो थी वो ऋग्वेदिक संस्कृति नहीं थी। हड़प्पन लोग टेराकोटा से हाथी के संकेत हैं, किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ये है कि हाथी का भी संकेत दिया है। हड़प्पावासी हाथी को जानते थे, लेकिन ऋग्वेदिक लोग हाथी को नहीं जानते थे। तो ये एक और एग्जाम्पल है। हड़प्पन लेखन जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है,
अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन वैदिक समय पर कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। राइट, मतलब जो वैदिक समय में जो इंडो आर्यन अभिलेख है वो भारत में नहीं मिला है, मतलब ये बताते हैं कि ये जो चीज़ है वो बाहर से आई है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिणी एशिया में थे। अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि जो वैदिक सभ्यता है, ऋग्वेदिक काल जो है ना, उस समय के कोई अभिलेख मौजूद नहीं है। उस समय जो है केवल जो ऋग्वेदिक काल का जो इतिहास है, हम केवल किसके रूप में जानते हैं? मौखिक रूप में। किसमें रूप में जानते हैं? मौखिक रूप में। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है हम लिखित रूप में भी जान सकते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है हम लिखित रूप में भी जान सकते हैं। कब जान सकते हैं? जब हड़प्पा की जो लिपि है उसको हम पढ़ लें। लेकिन अब वो तो है हम पढ़ नहीं पा रहे, इसलिए उसे लिखित रूप में जान नहीं पा रहे, है ना। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है ना, जो वैदिक संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति के जो लोग हैं वो क्या करते थे? लिखते ही नहीं थे। क्या नहीं करते थे? लिखते नहीं थे। वो क्या करते थे? केवल मौखिक रूप में जो है वो, केवल मौखिक रूप में, मौखिक मतलब केवल बोलकर, मौखिक रूप में केवल अपने ज्ञान का जो वो ज्ञान का जो आदान प्रदान करते थे ना। जो ऋग्वेदिक लोग थे वो क्या करते थे? अपने ज्ञान का जो है केवल मौखिक रूप में जो है आगे से आगे जो है आदान प्रदान करते थे। मतलब ऋग्वेदिक का जो ज्ञान है अपने को केवल मौखिक रूप में उपलब्ध है, जबकि हड़प्पा का ज्ञान अपने को लिखित रूप में उपलब्ध है। हाँ, लेकिन ये सब बात सच है कि हम इस लिखित रूप को पढ़ नहीं पाए हैं। राइट, तो ये जो बात है वो इसमें बताई गई है। कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? अपने को क्या मिला? इसका उत्तर नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति जो थी वो वैदिक संस्कृति नहीं थी, ये अपने को उत्तर मिला है। राइट, राइट दोस्तों। अब एक और इसमें पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 25। यही इस अध्याय का लास्ट पॉइंट। इस अध्याय में हमने हड़प्पा सभ्यता को इतनी निचोड़ के पढ़ा है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे, या फिर इनडायरेक्ट अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो भी हम अपने नॉलेज से कर लेंगे। राइट, इतना ही निचोड़ के इस अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया है। राइट, एक और है निरंतरता की समस्या। कौन सी है? निरंतरता की समस्या। ये लास्ट पॉइंट है इस अध्याय का, निरंतरता की समस्या। निरंतरता की समस्या मतलब क्या है? निरंतरता मतलब होता है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी की समस्या है। बताता हूं मैं इसमें क्या बताया गया है। कंटिन्यूटी की समस्या क्या बता रहा है इसमें? कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेकर अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है ना, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो निरंतर रूप से चलती रही, और कुछ विद्वान कहते हैं कि वो उसका जो निरंतर रूप से नहीं चली। मतलब यूँ है कि हड़प्पा संस्कृति का जो शहरीकरण है वो निरंतर रूप से आगे भी चलता रहा। कुछ विद्वान ये कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति का जो शहरीकरण था वो खत्म हो गया और अशहरीकरण जो है वो स्टार्ट हो गया। तो लगातार चलता रहा, मतलब निरंतरता। अशहरीकरण जो है वो अशहरीकरण में परिवर्तन हो गया, मतलब वो अनिरंतरता। इस चीज को बताया गया है। चूंकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृति की बुनियादी विशेषता थी, मैंने आपको पहले ही बताया। हड़प्पा सभ्यता की एक सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या थी? हड़प्पा का शहरीकरण, द अर्बनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सभ्यता की क्या थी? विशेषता थी, द अर्बनाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसके पतन के बाद हम सांस्कृतिक निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते, है ना। इसी तरह हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों, लिपियों, पक्की ईंटों का लापता होना है। राइट, वही बता रहा है कि निरंतरता का मतलब होता है चीज़ों का कंटिन्यूटी आगे बढ़ते रहना, और अनिरंतरता का मतलब होता है चीज़ें खत्म हो जाना। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा का जो शहरीकरण था वो समय के साथ खत्म हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा का जो शहरीकरण था वो आगे भी चलता रहा, अपने स्वरूप में परिवर्तित कर अपने स्वरूप में कुछ परिवर्तन के साथ जो हड़प्पा का शहरीकरण था वो आगे भी चलता रहा, मतलब वो निरंतर आगे चलता रहा।
कुछ लोग यह कहते हैं वो निरंतरता था, और कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा का शहरीकरण था वो हड़प्पा के पतन के साथ ही खत्म हो गया। उत्तर भारत में ये तत्व कुषाण कस्बों के अंत तक गायब नहीं हुए थे। यानी कुछ लोग कहते हैं कि निरंतर चलता रहा, और वो जो कुषाण वंश आया, जब आप आगे पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, जब मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब कुषाण वंश पढ़ेंगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो हड़प्पा का जो शहरीकरण था ना, वो कुषाण वंश के शासकों तक भी चलता रहा। इतना अच्छा शहरीकरण जो वो था, अपने रूप में परिवर्तन कर जो शहरीकरण था वो आगे भी चलता रहा। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा का शहरीकरण, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ तो शहरीकरण भी जो है खत्म हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1900 में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत में हड़प्पा संस्कृति जारी रही। कुछ लोग कहते हैं कि जब 1900 ईसा पूर्व में, यानी 1900 बीसी में, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का खत्म, हड़प्पा संस्कृति जो थी उसका पतन हुआ, उसके बाद जो है जब ऋग्वैदिक संस्कृति आई, उस ऋग्वैदिक संस्कृति में भी जो हड़प्पा का जो शहरीकरण था वो गंगा के मैदानी इलाकों में जारी रहा। राइट, तो कुछ लोग जो है वो ऐसा कहते हैं। हालांकि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषताएं नहीं दिखाई देती है। मतलब कुछ लोगों के ऐसे प्रमाण भी देते हैं कि उसकी निरंतरता जारी रही, और कुछ लोग ऐसे भी प्रमाण देते हैं कि उसकी निरंतरता खत्म हो गई। चित्रित भूरे बर्तन यानी PGW, चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति बड़ी इमारतें, पक्की ईंटें, कांस्य लेखन से शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता है, किंतु इस अवधि में बर्तनों का अपना वैशिष्ट्य है ना। यानी कि ये कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं अपने को कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता का जो शहरीकरण था वो आगे नहीं चला और खत्म हो गया, है ना। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। यद्यपि पक्की ईंटों के दो एक उदाहरण ईसा पूर्व 1500 के आसपास मिले हैं या मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में पक्की ईंट का प्रवेश वस्तुतः ईसा पूर्व 300 में उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन यानी NBPW संस्कृति के चरण में हुआ। इसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मी लिपि के रूप में लेखन NBPW चरण के दौरान मुद्राओं में आई। हालांकि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, जबकि हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं लिखा गया था। इसी तरह NBP और मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है। मतलब ये कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ लोग जो कहते हैं ना, देखो हड़प्पा संस्कृति आगे चलती रही या नहीं चलती रही, इसके दो पॉइंट हो सकते हैं। यानी अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो उसके क्या तो हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई निरंतरता जारी रही, यही तो बात हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि निरंतरता जारी रही, और कुछ लोग ये कह सकते हैं कि निरंतरता जारी नहीं रही, यही तो दो बात हो सकती है। और तो क्या हो सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि निरंतरता जारी रही तो वो इसके कुछ प्रमाण देते हैं, और जो लोग कहते हैं कि भाई निरंतरता जारी नहीं रही, वो हड़प्पा के पतन के साथ ही खत्म हो गई, तो वो इसके कुछ प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पर वो कुछ प्रमाण बताए गए हैं कि जो प्रमाण है कि जारी रही या नहीं रही, निरंतरता रही नहीं रही, उसके यहाँ पर कुछ प्रमाण दिए गए। इन प्रमाणों को आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है और थोड़ा सा सोचना है इनके बारे में, है ना। NBPW काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। मतलब जैसे ही हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ, लोहे की खोज होने लगी। इसीलिए तो अपन कहते हैं जो वैदिक संस्कृति थी वो कैसी थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। कैसी थी, लोहयुगीन सभ्यता थी। तो मतलब लोहे की खोज होने लगी, और धीरे धीरे वो कहाँ की किस तरफ बढ़ने लगे, गंगा की तरफ बढ़ने लगे। किस तरफ बढ़ने लगे, गंगा क्षेत्र की तरफ लोग जो है वो बढ़ने लगे, और जो नई सामाजिक और आर्थिक स्थिति वो पैदा होने लगी। यानी नया समाज, मतलब नई सामाजिक और नई आर्थिक जो थी वो क्या होने लगी, संरचना बनने लगी। हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषताओं के रूप में न तो लोहा चिन्हित था न सिक्का। मतलब सिंधु संस्कृति में तो लोहा भी यूज नहीं आता था, सिंधु संस्कृति में सिक्का भी यूज नहीं आता था। यानी ये अनिरंतरता के तत्व इन्होंने बता दिए। जबकि ये दोनों NPBW चरण में पहचान और संकेत थे। सिंधु संस्कृति के कुछ छिटपुट मोती गंगा के मैदानों तक पहुंच तो गए, किंतु उन्हें सिंधु की महत्वपूर्ण विशेषताएं नहीं मानी जा सकती। मतलब वही फिर से इन्होंने अनिरंतरता के तत्व बताए हैं।
इसी तरह ईसा पूर्व 2000 के बाद भी चीनी मिट्टी की कुछ हड़प्पन वस्तुओं और टेराकोटाओं का निर्माण होता रहा था, किंतु ये अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हड़प्पा संस्कृति में के बाद भी जो है वो चलती रही, लेकिन केवल इन चीज़ों को देखकर या केवल इन चीज़ों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो विशेषताएं निरंतर आगे बढ़ती रही। यानी केवल हम एक दो चीज़ों को देखकर, है ना, एक दो चीज़ों को, बर्तन को, इन चीज़ों को देखकर अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषताएं थी वो आगे भी चलती रही। राइट। हालांकि सिंधु संस्कृति के बिखरे तत्व यानी सिंधु सभ्यता के जो तत्व हैं वो राजस्थान, मालवा, गुजरात और उत्तरी दक्कन की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में जारी रहे। ताम्रपाषाण इससे जस्ट पहले वाली संस्कृति जो थी उस समय भी ये जारी रहे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1900 में शहरी हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद इंडो आर्यन और मौजूदा जो संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान हुआ। मतलब जैसे हड़प्पा संस्कृति का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नई संस्कृति आई, जो वैदिक संस्कृति आई, जो उत्तर वैदिक संस्कृति आई, है ना, उसमें जो है इन दोनों के बीच में क्या हुआ, कुछ संस्कृतियों का कुछ जो विशेषता है उनका जो आदान प्रदान जो है वो उस समय इन संस्कृतियों के बीच में होता था और होता रहा। हड़प्पा से जुड़ी मुंडा और प्रोटो द्रविडियन भाषा इस्तेमाल होती रही। बातचीत के माध्यम से आर्य और आर्य पूर्व दोनों भाषाएं संदर्भ या समृद्ध हुई। हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के लिए आर्य पूर्व शब्द पाते हैं, लेकिन पलड़ा इंडो आर्यों के पक्ष में भारी रहा, जिसकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भागों में फैली हुई थी। मतलब ये बताते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो निरंतरता थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। मतलब एक नई सामाजिक स्थिति और नई आर्थिक स्थिति जो है, एक नई सामाजिक और एक नई आर्थिक स्थिति जो है, एक नई सामाजिक और एक नई आर्थिक जीवन जो है उसका जन्म हुआ और हड़प्पा संस्कृति के जो तत्व थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे, नष्ट होने लगे, पतन की तरफ बढ़ने लगे। राइट। तो ये जो था वो अध्याय था पूरा का पूरा हड़प्पा संस्कृति और सिंधु घाटी में कांस्य युगीन संस्कृति के बारे में, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। ये थोड़ा बड़ा लेसन था, लेकिन जो जो प्राचीन भारत की जो शुरुआत जो असली रूप में मानी जाती है वो इस हड़प्पा संस्कृति से ही मानी जाती है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो, उसका जो सब्जेक्ट हो, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं। और ये पार्ट इतना आसान है क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है वो हिस्टोरी के रूप में केवल आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है, ऐसी चीज़ें जो यूनिक है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति में मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। तो ये कुछ अजीब, ये कुछ हटके चीज़ें हैं, इनको आपको भले याद करना है, लेकिन आपको इसमें कुछ बहुत कम चीज़ें जो याद करने की ज़रूरत है, केवल आपको चीज़ें क्या है, समझनी है। राइट दोस्तों, इस अध्याय के लास्ट में एक छोटा सा कालक्रम दिया हुआ है। उस कालक्रम की जो सभी चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ ली है, लेकिन एक बार फिर से आप चाहो तो एक बार इसकी एक फ्री रीडिंग लगा सकते हो। राइट। तो यहाँ होता है अपना ये जो चैप्टर है फिनिश। और अपने को मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हड़प्पा संस्कृति यानी जो कांस्य युगीन संस्कृति जिसे कहा जाता है, उसके बाद कौन सी संस्कृति आई, वैदिक संस्कृति आई। कौन सी संस्कृति आई, वैदिक संस्कृति। और वैदिक संस्कृति कितने भाग में डिवाइड है, दो। एक तो है ऋग्वैदिक, एक है ऋग्वैदिक संस्कृति और एक है उत्तर वैदिक संस्कृति। ये है 1500 से लेकर 1000 BC तक, और ये है 1000 से लेकर 600 BC तक। राइट। तो अगले वाले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और उससे अगले वाले अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सी चीज़, यही तो हिस्टोरी। अगर तुम्हें यह कालक्रम पता चल गया तो तुम्हारे लिए इतिहास सबसे आसान है, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो। अगर जिसको ये पता चल गया कि किसके बाद क्या आया, यानी एक मैप पता चल गया, एक ग्राफ पता चल गया कि सबसे पहले पाषाण काल, पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रयुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसमें ऋग्वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, है ना, ऐसे अगर तुम्हें पता चल गया। फिर मगध में मौर्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य, ऐसे अगर तुम्हें सीक्वेंस पता चल गया तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने लगेंगे। और ये सीक्वेंस भी जब मैं तुम्हें लुसेंट पढ़ाऊँगा, जब मैं तुम्हें लुसेंट बुक पढ़ाऊँगा तो तुम्हें और अच्छे से मैं
शॉर्टकट में लुसेंट बुक दी है, शॉर्ट नोट्स है लुसेंट। तो लुसेंट जो है वो शॉर्ट नोट्स है। लुसेंट तभी समझ में आएगी जब आपको लॉन्ग चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। आप शॉर्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, खासकर आप जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इसलिए लुसेंट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। केवल आप इन वीडियो को देखते चलो और समझते चलो। बुक्स में आप देखना, आप इन वीडियो को ध्यान से सुनो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनो, है ना। फिर सुनने के बाद अगर आपको, है ना, बुक में पढ़ो, एक बार सुनो, फिर एक बार बुक में पढ़ो, सोचो, रुक के पढ़ो, है ना। कभी फास्ट नहीं पढ़ना, रुक के पढ़ो, थोड़ा रुक जाओ, फिर सोचो ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं, कब, क्यों, कैसे, इन 3 कारणों को ढूंढो। जब भी एक लाइन पढ़ो, कब, क्यों, कैसे, इन 3 कारणों को सोचो, फिर उसके बाद अगली लाइन में पढ़ो। तब जाके तुम्हारा जो हिस्ट्री का इतिहास है, वो जो पार्ट है वो कंप्लीट होगा। और जिनके जो हिस्ट्री ऑप्शनल है ना, उनके लिए तो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब समझे, हिस्ट्री ऑप्शनल मतलब होता है 500 नंबर। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के 250 नंबर का अगर मैं 100 नंबर भी निकालूँ GS 1 के, है ना, तो कितने 600 नंबर की बात हो रही है। 600 नंबर की, यानी 600 नंबर आपका केवल इन सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, उनसे आप 600 नंबर प्राप्त कर सकते हो अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो। और अगर हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो ये 100 नंबर तो है ही है, साथ में ये 100 नंबर तो है ही है। उसके अलावा प्री एग्ज़ाम में जो सबसे बैरियर ही सबसे बड़ा प्री है। और प्री एग्ज़ाम में जो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के, उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एंशियंट हिस्ट्री से होते हैं। 12 क्वेश्चन मतलब आप समझ लो 20 से 24 नंबर, मतलब 25 नंबर मान लो। 25 नंबर कोई छोटी बात नहीं है। 25 नंबर मतलब आपको 100 नंबर लाने होते हैं लगभग। अगर इतिहास अगर देखें यूपीएससी प्री का, जो 100 नंबर आप लाते हो तो आप सेफ जोन में होते हो। उन 100 नंबर में अगर आप 25 नंबर हिस्ट्री से ले आते हो, जो कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसमें आप करंट अफेयर का जो बहुत कम रोल होता तो है लेकिन बहुत कम रोल होता है। स्टैटिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप ये जो 25 नंबर है उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आप ला सकते हो, है ना। तो ये मैं आपको हिस्ट्री का जो है इम्पोर्टेंस मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। वैसे फर्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाया था कि इस कोर्स में अपन क्या क्या करेंगे और समथिंग, है ना। तो यहाँ पर अपना ये अध्याय जो है वो फिनिश होता है। जो लेसन नंबर, चैप्टर नंबर जो 11 है, उसमें हम पढ़ेंगे आर्य संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? आर्य संस्कृति के बारे में। आर्य संस्कृति किसके बाद आई? जब जो हड़प्पा सभ्यता है, जो हड़प्पा सभ्यता जब 1700 ईसा पूर्व में लगभग ख़त्म हो गई, उसके बाद जस्ट 1500 के आसपास जो ये आर्य संस्कृति स्टार्ट। अब मैंने जो 1700 ईसा पूर्व लिखा, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 1700 जैसे आया और हड़प्पा सभ्यता एकदम ख़त्म हो गई एक दिन में, ऐसा थोड़ी हुआ। एक धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती है। तो इसलिए तो मैंने आपको अभी पहले बताया था, कुछ जो उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल आपको 1600 BC में भी मिलेंगे, कुछ 1500 BC में भी मिलेंगे, कुछ 1200 BC में मिलेंगे। ऐसा क्यों मिलेंगे? कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि 1200 ईस्वी में तो वैदिक सभ्यता आ गई, तो हड़प्पा संस्कृति क्यों है? ऐसा नहीं होता बच्चों, है ना। क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती है। एकदम से कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि विकास एकदम से नहीं होता है, तो पतन भी एकदम से नहीं होता है। आप यूपीएससी के लिए एक दिन में तैयार नहीं होते हो, धीरे धीरे तैयार होते हो। और जब पूरी तरह से तैयार होते हो तब उसको भूलते भी एकदम से नहीं हो, उसको भी धीरे धीरे भूलते हैं ना। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता यूपीएससी का मान लो, तो आप एक दिन में थोड़ी भूल जाते हो कि यूपीएससी चलो आज से भूल जाओ, दूसरी चीज़ों पर फोकस करते नहीं भूल पाते हो, क्योंकि आपका जो यूपीएससी का जो सफ़र है वो भी धीरे धीरे चढ़ा है ना। आप इस मंजिल पर धीरे धीरे बढ़े हो, तो इस मंजिल को छोड़ना भी एकदम नहीं होता है, वो भी धीरे धीरे होता है। तो जो सभ्यता है उनका विकास भी धीरे धीरे हुआ है, तो उनका पतन भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो वो चीज़ है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11।